गांव के प्रधान गाड़ी में बैठ करके कहीं से आए थे। साथ में एक लड़का था, गांव का ही था, जो उसकी गाड़ी चलाकर उसको लेकर आ रहा था गांव की तरफ। वह झांसी के शहर में रुकते हैं और वहां पर प्रधान कहता है कि मुझे एक घर में जाना है, थोड़ा गाड़ी को इस गली में लेकर चलो। तो वह जो ड्राइवर होता है उस गाड़ी को एक गली में ले जाता है और गाड़ी को वहीं गली में रुकवा दिया जाता है। प्रधान कहता है कि मैं अभी आया, बस मुझे किसी से मिलने जाना है। और प्रधान गाड़ी से उतर करके एक घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद प्रधान जो होता है अपना फ़ोन वहीं गाड़ी के अंदर भूल गया था। अब क्या होता है, बार बार उसका फ़ोन पीछे से बजने लगता है और प्रधान अभी मीटिंग करके निकल के आया ही नहीं था। जो गाड़ी में ड्राइवर था, गांव का लड़का, वह देखता है प्रधान का फ़ोन बार बार बज रहा है। किसी ने फ़ोन किया था कि हमें प्रधान से बात करनी है, बात करवा दो। तो अब वह मजबूर होकर के कहता है कि ठीक है, मैं प्रधान जी को अंदर जाकर देता हूँ इस फ़ोन को। और उसके बाद वह लड़का फ़ोन को लेकर के उस घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर एक कमरे के अंदर उसको लगता है प्रधान जी इस कमरे में होंगे। तो उस कमरे में से अलग अलग सिसकारियाँ भरने की आवाज़ें आ रही थी। वह लड़का देखता है कि इस कमरे के अंदर क्या है। वह अंदर झांकता है खिड़की से, तो अंदर तो पंचायत जुड़ रही थी। जो प्रधान था वह उस घर की औरत के ऊपर निर्वस्त्र होकर लेटा हुआ था और संबंध बनाने की वह आवाज़ें थी। एक महिला प्रधान जी को पूर्ण समर्थन दे रही थी निर्वस्त्र होकर के। यह सारा नज़ारा देख करके वह लड़का काफ़ी देर तक उस प्रधान और उस औरत को निर्वस्त्र देखता रहता है और उसके बाद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और प्रधान जी को कुछ भी नहीं कहता, ना ही किसी को कुछ पता लगता है। और फिर प्रधान जी काफ़ी देर बाद आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और यह लोग घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो वह लड़का था पूरे गांव में चटकारे ले ले करके प्रधान जी की उस बात को सुनाता है और बड़े मज़े से हंसते हैं और खूब एंजॉयमेंट वह गांव के अंदर करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिलसिला आगे तक भी चलता रहता है। इस सिलसिले का ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा था। और फिर जब ये सिलसिला ख़त्म होता है तो एक इंसान की जान लेकर ही यह सिलसिला रुकता है। इस घटना में आगे क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि वीडियोज़ को जब आप लोग लास्ट तक देखते हो तो बहुत कुछ यहाँ पर जानने और सीखने को मिलता है, जो बहुत ज़रूरी होता है गृहस्थी जीवन के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के अंदर। चंदेरा थाना पड़ता है और उसके अंदर मेलवाड़ा गांव पड़ता है। मेलवाड़ा गांव के अंदर रचना नाम की एक औरत, उसकी शादी होकर आई थी और बारात जैसी गांव में लौटी तो गांव में चर्चा हो जाता है, हल्ला मच जाता है कि जो दुल्हन आ रही है हमारे गांव के अंदर बहुत ही सुंदर है, उसके जैसी तो पूरे गांव में क्या, कई कई गांव में भी सुंदर नहीं है। उस दुल्हन का नाम रचना था। शादी करके अपने पति के साथ अपने घर आ जाती है। सुंदरता के चर्चे होने लगते हैं। कई बार गांव में पानी भरने के लिए कुएं पर जाती, मटका सर पर रखकर, तो लोग उसको देखते रह जाते। कुछ लड़के जो मन चले थे वो पीछा करते। इस तरह से कई बार वो खेतों पर जाती अपने पति के लिए खाना लेकर के, तो भी लड़के उसका पीछा करते। और बड़ा अलग ही रंगीन माहौल उस औरत ने उस गांव के अंदर बना दिया था। अब तो कुछ लोग उसके घर पर भी जाने लगे थे। भाभी जी कहकर मीठी मीठी बातें बतियाते और भाभी जी उनकी बातों में बह जाती है और फिर उनमें से कई लोगों के साथ संबंध बना बैठती है। और यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। भाभी के दरवाजे के सामने लड़कों की लाइन लगी रहा करती। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता। भाभी बड़े मज़े में थी और रंगीन सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन अब उसके पति को पता लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, 5 साल गुजर जाते हैं, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और पति को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी रंगीन मिजाज की है, पूरे गांव में लंगोट घुमा रखा है उसकी पत्नी ने। तो अब पति को बड़ा गुस्सा आता है। पत्नी से खूब पहले तो उसको समझाता है बिठा करके कि देख, गाँव के लड़के तुम्हारे पीछे आगे घूमते हैं और तू इनके साथ संबंध बनाती हो, मैंने ये सुना है। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। गांव में अगर इज्जत से नहीं रहेंगे तो जीवन भर का रहना होता है गांव के अंदर। अगर इधर उधर मुंह काला किया जाए तो फिर गांव में फिर पूरे जीवन रहने में फिर ऐसा ही हो जाता है, वहाँ पर इज्जत नहीं होती है। खूब समझाता है लेकिन वह नहीं मानती है, क्योंकि उसको चस्का चढ़ा हुआ था नए नए लड़कों का। मज़ा लेती, खूब आनंद से ज़िंदगी गुजर रही थी। अब पति जो होता है उसे झगड़ा करने लगता है कि तू मेरी बात को मानती क्यों नहीं है। मुझसे कई लोगों ने कहा है, मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद या मेरे खेतों पर जाने के बाद मेरे घर में लड़कों की लाइन लगी रहती है।
या तो तू मान जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच में रोज रोज झगड़े हुआ करते। तो अब रचना परेशान होकर पति से अपने मायके चली जाती है और बच्चों को वहीं पर छोड़ जाती है। 2 मासूम बच्चे थे, मासूम बच्चों की तरफ भी उसे तरस नहीं आया। मायके में जाने के बाद माँ बाप को भी जब इन कुकृत्यों का पता लगता है तो जो माँ बाप होते हैं वह भी उससे परेशान हो जाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसको एक शिवराज यादव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है जो कि झांसी के महेबा का रहने वाला था। और उससे जब इसको प्यार हो जाता है तो उसके प्यार में पागल होकर दीवानी हो जाती। और जो वह शिवराज होता है वह कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोनों की शादी हो जाती है, रचना और शिवराज यादव की। और शादी के बाद अब यह उस गांव में चली जाती है शिवराज के साथ, महेबा में। अब वहाँ पर भी दोस्तों इसका वही हाल था जो पहले पति के पास था। पति के घर पर बहुत सारे गांव के लड़के इसके घर पर आया करते और अब इस शिवराज यादव के गांव घर पर भी बहुत सारे लड़के आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, क्योंकि उसका तो सिलसिला था, मज़े लिया करती थी और मौज से रहा करती थी। अब यहाँ पर भी यही दिक्कत होने लगती है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये की थी, इसने शिवराज को अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में बता दिया था कि मेरा पति है, मेरे 2 बच्चे हैं। शिवराज ने उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब ये गाँव में आकर, घर में आकर गाँव के लड़कों को निमंत्रण देने लगी थी, और वो भी ये नहीं एक आध आदमी हो, एक आध से तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर गांव के सारे मोहल्ले के लड़के इसके पास आते, मज़े लेते। तो अब दूसरे पति शिवराज को भी यह बात गवारा नहीं गुजरती है, उसको भी बुरा लगता है। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में मार पिटाई होने लगती है। दूसरा पति उसको पीट देता है। रचना भी उससे लड़ाई करने लगती है, झगड़ा करने लगती है। जो जेठ होता है घर के अंदर, जब वह माहौल देखता है कि पूरा गांव हमारे घर पर ही टूट कर पड़ रहा है, तो रचना का जेठ भी उसे धमकाता है, कहता है कि ऐसा काम नहीं करेगी यहाँ पर, और थोड़ा संभल कर चल ले। लेकिन अब इस रचना को अपना जेठ भी बुरा लगने लगता है। और फिर दोस्तों लड़ाई झगड़े के दौरान ही जेठ के ऊपर रेप का आरोप लगा देती है और पिटाई का आरोप लगा देती है कि मेरे जेठ ने मेरा रेप किया, मेरी पिटाई की। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केस चलने लगता है। अब यह बार बार थाने तहसील में जाती और अब गांव का जो प्रधान होता है उससे जाकर ये शिकायत करती है कि मेरे साथ प्रधान जी ऐसा हो रहा है। प्रधान जो गांव का था, जिसका नाम था संजय पटेल, वह इस औरत के चाल चलन से पहले ही वाकिफ हो चुका था, क्योंकि पूरे गांव को मज़े दिला रही थी। तो प्रधान तक भी बात पहुंच जाती है कि भाई ऐसी औरत है उस कॉलोनी में या फिर उस मोहल्ले में। प्रधान को पता था कि ये चालू औरत है। वो भले ही प्रधान से शिकायत कर रही थी, लेकिन प्रधान उसको अंतर मन से जान रहा था। थोड़ी थोड़ी उसको सांत्वना देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा छुप कर रहूँगा, लोगों के सामने नहीं आऊँगा, काम तुम्हें करना पड़ेगा। और प्रधान जो संजय पटेल होता है वह रचना को पसंद भी करता था पहले से ही, लेकिन प्रधान था तो कह नहीं पाता था, थोड़ा शर्माता था। और आज वही औरत उसके पास पहुंच चुकी थी मदद लेने के लिए। तो अब प्रधान पीछे क्यों हटे, वो पूरे डोरे डाल देता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस केस को चलने दो, जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हें पैसा दूंगा। दोस्तों यही तो बात थी, मजे लेने की बात थी, वरना प्रधान को केस से क्या मतलब था, क्यों पैसा फूकता अपना। लेकिन औरतें ये बात नहीं समझती हैं कि वो जिस आदमी से बात कर रही हैं, वो जो मदद कर रहा है, वो किसी और पर्पज से, किसी और उद्देश्य से मदद कर रहा है। दोस्तों बुरे वक्त में जब औरत को कोई सहारा नहीं मिलता है या फिर कोई रोने के लिए कंधा मिल जाता है, तो यह बात पक्की है, अगर औरत को रोने के लिए कंधा किसी पुरुष का मिलता है, उसके कंधे पर सर रखकर रोती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो इस बात की गारंटी है वही पुरुष उस औरत के आगे चलकर कपड़े उतार दिया करता है। ऐसा ही यहाँ पर यह प्रधान उसको कंधा दे रहा था, औरत को भली भली कह रहा था उसकी, और फिर आगे चलकर यही उसके कपड़े उतारने वाला था। पहले दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद अब जब रोज़ रोज़ ये जाते इधर उधर घूमते गाड़ी में, तो अब प्रधान उसके ऊपर हाथ फेर देता है। और वह महिला भी इन चीज़ों में सबसे फास्ट थी, तो वह तुरंत प्रधान को कवर करती है और दोनों के संबंध बन जाते हैं। और अब तो जो प्रधान होता है संजय पटेल, इसके संबंध रचना यादव से बन जाते हैं। संजय पटेल जो प्रधान था, उसकी पत्नी थी, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 21 साल का था, यानी कि 21 साल का बेटा होने के बाद भी उसके अंतर मन में हवस और वासना के अंकुर फूट रहे थे। अब जो संजय
प्रधान होता है संजय पटेल जो होता है रचना को झांसी में एक कमरा दिला देता है, कहता है तुम यहाँ पर आराम से मज़े से रहो, पैसे मैं भेज दूंगा और आराम से यहाँ पर रहो। और उस कमरे पर दोस्तों वह मौज लेने के लिए जाया करता है। दोस्तों सोचने की बात है, एक औरत जिसने पहला पति छोड़ा, अपने 2 बच्चे छोड़े, माँ बाप भी उसकी करतूतों को जानते, फिर दूसरा पति किया, दूसरे पति के गांव में भी उल्टी सीधी हरकतें की और अब तीसरा प्रधान पकड़ लिया और उसके साथ वह अलग कमरे में रह रही है। यानी कि उस औरत का लेवल क्या होगा, कौन होगी, वह क्या होगी, क्या उसको औरत कहने का मतलब वह औरत कहलाने के लायक है? यहाँ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यह मतलब बहुत ही गंभीर मामला बनता है। अब जो प्रधान होता है मौज लेने के लिए उसके कमरे पर जाने लगता है, यानी कि एक तरह से रखेल उसने रख लिया था, पैसे दे दिया करता। एक दिन वह अपने ड्राइवर के साथ जाता है, ड्राइवर से कहता है तुम बाहर गली में रुको, मैं अभी आया। तो ड्राइवर के पास प्रधान का फ़ोन रह जाता है, फ़ोन बजता है तो वह उस फ़ोन को लेकर प्रधान को देने के लिए अंदर जाता है। तो अंदर रंगारंग प्रोग्राम वह लड़का देख लेता है और इस खबर को अब पूरे गाँव में फैला देता है। अब तो दोस्तों प्रधान की इस बात का चटकारे लेकर के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और सबको पता लग जाता है कि प्रधान अब उस औरत के चक्कर में फंस चुका है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ दिन गुजरते गुजरते प्रधान और उस औरत का रिलेशनशिप इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जो दूसरा पति शिवराज यादव था उसकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। और जब दूसरे पति की मौत हो जाती है तो अब इस औरत के पास ऑप्शन था ही नहीं, सबसे पहले पति के पास जा ही नहीं सकती थी और दूसरा पति मर ही चुका था। तो अब वह प्रधान से कहती है कि प्रधान अब तो मुझसे शादी कर लो। जो प्रधान संजय पटेल होता है उससे कहती है मुझसे शादी कर लो। लेकिन संजय पटेल प्रधान जो होता है वह एकदम से चौंक जाता है, कहता है कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे शादी के लायक हो रहे हैं, अगर 19-18 साल की उम्र में शादी कर दी जाती तो मैं दादा बन जाता। लेकिन वह औरत प्रधान के पीछे पड़ जाती है कि नहीं नहीं तुम मुझसे शादी करो, शादी नहीं करोगे तो फिर देख लो तुम्हारे खिलाफ भी एक केस होगा और जिसमें लिखवाया जाएगा प्रधान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया, बलात्कार किया। यह सारी चीज़ें देख करके प्रधान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अब वह पता नहीं क्या करेगा, इधर उधर देखने लगता है। किसी और से भी कहे तो बड़ी बेइज्जती है इस बात में, कुछ लोग मजाक करेंगे, तब से तो मज़े ले रहा था, आज बाल तो उल्टी पड़ गई है तो हमारे पास आया है। लेकिन प्रधान बहुत सोच विचार करता है, पहले तो उस औरत को मनाता है, देख हम शादी नहीं करते, इसी रिश्ते में ऐसे ही रह लेंगे, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना देता रहूँगा तुम्हारे खर्चे पानी के लिए और मज़े से रहो, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानती है, कहती है मुझे तो तुम अपनी दुल्हन बनाओ। और उसके बाद दोस्तों प्रधान अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ाता है और उसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है संदीप। और संदीप के पास बैठकर प्रधान शराब वगैरह पी लिया करता था। तो शराब पीते पीते सारी सिचुएशन उसको बता दी जाती है। तो संदीप भी परेशान कि अब तो भाई हमारे जो चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, इनके आफत आ गई है गले की। तो जो संदीप होता है वह कहता है कि इसको रास्ते से हटा देते हैं ताऊ जी। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह प्लानिंग बनाते हैं। संदीप का भी एक दोस्त था जिसका नाम था प्रदीप, उसको अपने साथ लेते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर पूरी प्लानिंग के तहत अब एक गाड़ी में ये बैठ करके निकलते हैं और गाड़ी में यह उस औरत को बिठा लेते हैं जिसका नाम होता है रचना यादव। उससे कहता है प्रधान की चलो शादी करने चलते हैं। वह औरत नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर इनकी गाड़ी में बैठ जाती है और यह तीनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, प्रधान, उसका भतीजा और भतीजे का दोस्त। और उसके बाद गाड़ी लेकर ये निकल जाते हैं। पहले तो यह शराब पीते हैं और लड़की को भी शराब पिलाई जाती है। शराब पीने के बाद अब समय काफ़ी गुजर जाता है तो जो भतीजा होता है शराब के नशे में इस औरत से कहता है रचना यादव से कि देखो मेरे जो ताऊजी हैं वो तो अब तुमसे शादी करने वाले हैं नहीं और उससे शादी का ख्याल तो तुम बिल्कुल छोड़ दो। यह बात जब रचना यादव सुनती है, वह तो शादी के लिए आई थी, एकदम से लड़ने लगती है कि तुम बात कैसी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर झगड़ा होता है और उसी झगड़े में इस औरत रचना यादव का गला दबा करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद इसको गाँव के बाहर एक कुएँ में टुकड़े टुकड़े करके इसके शरीर के हिस्से के और उस कुएं में डाल दिया जाता है। उसके बाद लोगों को जब पता लगता है कि भाई टुकड़े पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैरान, पुलिस को बुलाया जाता है। इधर इस रचना यादव का जो भाई था लगातार कांटेक्ट में रहा करता था। अब जब रचना यादव ने फ़ोन नहीं उठाया, वह पुलिस थाने FIR दर्ज करवाने के लिए जाता है अपनी बहन गुमशुदगी जो रचना है यादव है उसकी गुमशुदगी की। वहाँ पर जो पुलिस होती है
कुएं में से मिले कुछ टुकड़ों को दिखाती है तो वह शिनाख्त कर लेता है कपड़े लत्तों से। और उसके बाद दोस्तों वह कहता है ये मेरी बहन रचना यादव है, और सारी कहानी पुलिस को बताई जाती है। और उसके बाद पुलिस रचना यादव की कॉल डिटेल्स निकाल करके पता लगाती है, तो पुलिस को पता लगता है कि प्रधान के कांटेक्ट में थी, प्रधान के कांटेक्ट में ये थी, तो इस बात का खबर तो लग जाता है। उसके बाद मुखबिर भी फैलाए जाते हैं, मुखबिर भी बताते हैं गांव में जा कर के पता करके कि यहाँ प्रधान और इसका अवैध रिश्ता था। और उसके बाद प्रधान को उठाया जाता है, प्रधान सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देता है कि यह बेकार औरत थी और इसने मुझसे शादी की जिद पर अड़ गई थी, कहती थी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं फिर तुम्हारे खिलाफ रेप केस दर्ज करवा दूंगी, इसलिए मैंने डर के मारे अपने भतीजे के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर इस तरह से यह केस खुलता है दोस्तों। और अवैध रिश्तों का अंजाम ऐसा ही होता है, खतरनाक और भयावह होता है। यहाँ पर बच्चे बच गए, वरना बच्चों की भी जान चली जाती है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, शौकत अली हमारे भाई दिल्ली से कमेंट करते हैं, उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, गोपाल चवन कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार, राजेंद्र धेरू, मुकेश सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, अजीत सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ अशोक गहलोत हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई साहब आपसे शिकायत है, मैं आपका पहला या शुरुआत का फॉलोवर हूँ। मेरी बेटी 2 वर्षों से बीमार थी, लाखों रुपए लगाकर अब ठीक हो रही है, और इसलिए मैं बीच में पोस्ट नहीं कर पाया था और नहीं देख पाया था आपके वीडियो, और अब मैं आपके वीडियो देखता हूँ, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, आप हमें भूल गए हो, दैट्स ऑल भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अशोक भाई, मुझे याद है आप पुराने दर्शक हो हमारे, और आप गायब हो गए थे बीच में, तो अब अभी आए हो, तो अब आपका धीरे धीरे कमेंट आने लगेगा, आप इस बात की फिक्र ना करें। तो अशोक गहलोत हमारे भाई जो कि लगातार हमें वीडियोज़ में देखते हैं। और उसके बाद अफरोज़ शेख कमेंट करते हैं, पंकज कुमार, ब्रजेश कुमार, राम गोसाई, जय यादव, सोनू कश्यप, ललित ठाकुर, विद्याराम साहू, राजकुमार कमेंट करते हैं, कमलेश भंडारी कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद, स्वपन डे, शरीफ सैफ़ी और मोमिन फ़खरुद्दीन कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मोमिन फ़खरुद्दीन दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं रतनलाल बिंद दोबारा से हैं, और जो भाई हैं कमल बोहरा कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा हैं, विमलेश कुमार हैं, और कुमार सोनू कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, KM सेट्टी और रघुवीर सिंह नेगी, उदय नारायण, मोहम्मद जहांगीर और रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं विशाल एस और हरिकिशन डोंगरे कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और गुज्जर चट्टी जीबी नगर UP 16 से भी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।